नेट लास्ट क्लास में नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। और व्हाट इज एनपीवी, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमने कहा था कि अगर आप किसी भी कैश फ्लो की जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, अगर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो यू आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट हाउ मच यू शुड बी इन्वेस्टिंग फॉर दैट कैश फ्लो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट से $20,000 एक्सपेक्टेड है कि मिलेंगे फ्यूचर में, और आप उस फ्यूचर कैश इनफ्लो 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो वो 20,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको ये बता रही है कि आपको उस अमाउंट के लिए आज कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि आप वो उतना परसेंट रिटर्न कमा सको जिस परसेंट को आपने यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली। सो अगर आपको लेट्स से $25,000 मिल रहे हैं आज से 3 साल बाद, और आप उस $25,000 की अमाउंट की आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो एट अ सर्टेन रेट, वट एवर दैट रेट हो, तो वो प्रेजेंट वैल्यू आपको ये बता रही है कि अगर आपको वो परसेंटेज रिटर्न हर साल अर्न करना है, तो दिस इज व्हाट यू शुड बी इन्वेस्टिंग टुडे। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो आप कमाना चाहते हो, उसको कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आज दरकार है, तो आपके पास एक बेंचमार्क मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए। आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल गई है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और वो वैल्यू आपको फिर हेल्प करती है कंपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ। क्योंकि जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट होगी वो हो सकता है उतनी हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम हो। तो ऑब्वियसली हम उससे ज्यादा नहीं चाहेंगे, उससे कम चाहेंगे। सो अगर वो उसे जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो उस फिगर से ज्यादा होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और उसी से एनपीवी निकलती है। और वो एनपीवी अगर अम, वो जो प्रेजेंट वैल्यू आपकी है जितनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर वो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट से कम है, तो ऑब्वियसली आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे और एक नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी और आप रिजेक्ट कर दोगे प्रोजेक्ट को। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो वेरिएशंस आती हैं वो आती हैं अमाउंट्स की सिचुएशन। कैश फ्लो कब स्टार्ट होगा, एक जैसे कैश फ्लोज मिलेंगे हर साल या अलग अलग कैश फ्लोज मिलेंगे, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। इट विल ओनली बी द पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज दैट विल डिफर। कि जो कैश फ्लोज का पैटर्न मिलेगा आपको वो डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आप आज इन्वेस्ट करते हो और आपको 5 साल के बाद सारे पैसे एक साथ मिलते हैं। मिल भी सकते हैं, बट दैट विल बी अ वेरी सिंपल केस कि इफ यू इन्वेस्ट समथिंग टुडे एंड यू गेट अ टोटल लमसम अमाउंट आफ्टर 5 years, तो आपको एक सिंगल कैश फ्लो मिलेगा, और उस सिंगल कैश फ्लो की आज प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे। बट यूजुअली व्हेन यू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट यू गेट समथिंग एवरी ईयर। तो हर साल कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होता है। तो वो पैटर्न अलग अलग हो सकता है हर प्रोजेक्ट का, बट the process remains the same, that you have to find out present value of whatever cash flows you will get in the future, and then you have to compare it with the required investment, take a decision। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स को हम देखते हैं कैश फ्लोज के, कि वो कैश फ्लो पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमने लास्ट क्लास में किया, ठीक है। सपोज आप 1 2 3, अच्छा एक तो कोशिश करें कि अब बल्कि कोशिश क्या करें, लैपटॉप ले आया करें अगली क्लास से। क्योंकि हम शुरू से ही लैपटॉप पे करेंगे सॉल्व, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इट विल बिकम वेरी नेचुरल थिंग फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन एक्सेल। तो फिर आपको कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़े। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, तो उसमें हम पेज थोड़ी स्लो रखेंगे। वंस यू गेट सेट विद द एक्सेल, कि आप एक्सेल के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ साथ, कि पेज ठीक हो जाती है, फिर पेज हम बनाते हैं। सो 1 2 3, 3 साल का लेट्स से प्रोजेक्ट है। और सपोज दैट $15,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिले हैं, 23,500। ये तीन कैश फ्लोज मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि मिलेंगे आपको एक प्रोजेक्ट से।
अब इसके लिए दो चीजें हैं, एक है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे एंड वो कितना मांग रहे हैं। हम कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे ये डिपेंड करता है हम कितना एनुअल रिटर्न कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि कितना कैश फ्लो मिलेगा हमें, वो ये दिया हुआ है। अब टू इंश्योर दैट वी गेट द रिटर्न दैट वी एक्सपेक्ट, हम अपने इनफ्लोस को तो नहीं चेंज कर सकते, वो तो दिए हमें। और जिस रिटर्न की हम बात करते हैं परसेंटेज रिटर्न की, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। वो क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होती है? जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अमाउंट मिलती है हर साल, वो डिवाइडेड बाय योर इन्वेस्टमेंट। कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उससे निकलती है वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न। अब इन्वेस्टमेंट ही तो मालूम करनी है, तो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए। कुछ भी पता ना हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी पता नहीं हो और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी पता ना हो, तो फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो दोनों में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए। कि इन्वेस्टमेंट पता है तो रिटर्न निकल आएगा, रिटर्न पता है तो इन्वेस्टमेंट। तो सवाल यूजली आपको क्या देगा? रिटर्न, कि कितना परसेंट रिटर्न कंपनी कमाना चाहती है हर साल। तो उससे रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सो दैट उतना रिटर्न मिल सके। सो अब वो हमें देखना है कि 15, 20 और 30, 23,500 तो मिल रहे हैं। अब व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट गिव्स अस द 10% और 12% व्हाटएवर द रिटर्न दैट वी एक्सपेक्ट। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं वो इन्वेस्टमेंट सपोज कर रहा हूँ 10%, रिटर्न जो है वो मैं 10% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब हमें ये देखना है कि 10% कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक कल लास्ट क्लास में कैलकुलेशन दिखाई बताई थी डिस्काउंट फैक्टर की, यानी $1 की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको कहा था 1+R रेट रेस टू द पावर -1, है ना? तो मैं जब इसको ड्रैग करूंगा नीचे तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह खुद ब खुद 3 हो जाएगा। सो दैट मेक्स इट इजियर फॉर अस। ठीक है, लेकिन ये जो 10% था ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने डॉलर के साइंस लगाए। सो एक्सेल के अंदर जब किसी सेल रेफरेंस के साथ आप डॉलर के साइन लगाते हो, तो एक्सेल जब भी आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हो कहीं पर भी, तो रेफरेंस चेंज नहीं करेगा, अदरवाइज करेगा। जैसे A2 है और B7 है, तो आपको दोनों में एक फर्क नजर आ रहा है। A2 में कुछ भी कोई भी डॉलर का साइन नहीं है, जबकि B7 में B से पहले भी डॉलर का साइन है और 7 से पहले भी डॉलर का साइन है। दैट मीन्स आई हैव टोल्ड एक्सेल कि जब मैं ये फॉर्मूला ऊपर से नीचे ड्रैग करूं या कॉपी करूं, तो B और 7 को चेंज नहीं करना है। A2 में से जिसको चेंज करना हो कर लो, दैट इज फ्री फॉर यू टू चेंज। तो मैं पहले एंटर करता हूं, पहले एक का ही कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया। 190। और साथ साथ हम फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ यू आर getting $1 after 1 year from an investment, how much you should invest today to get a 10% return out of that $1? 0.909. Because if you invest 0.909 today, which is less than $1, एंड इसके अगेंस्ट आपको कल 0.909 से ज्यादा यानी $1 मिल रहा है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कवर कर रहे हो 0.909 उसमें से, और जो एक्स्ट्रा बीच में डिफरेंस है दैट इज 10% ऑफ व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग। तो आपको मिल जाएगा, ये तो $1 की। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे क्या करता हूँ, पेस्ट, एंड यू कैन सी द फिगर हैज चेंज्ड जस्ट बिकॉज दिस A2, द A2 हैज नाउ चेंज्ड टू A3। अब एक्सेल की साइंस समझिए, आपको आता भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। A2 था, A3 हुआ, A नहीं चेंज हुआ, 2 चेंज हुआ, क्योंकि A रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और
नंबर रिप्रेजेंट करता है रॉ को। आप देखिए जिस फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया था वो कौन से कॉलम में था? कॉलम कौन सा था? कॉलम कौन सा था? सी। सो द फॉर्मूला वाज हियर एंड दिस इज सी कॉलम। एंड कौन सी रॉ में था? टू में। सो दिस फॉर्मूला वाज इन कॉलम सी एंड इन रॉ टू। बट जब मैंने इसको कॉपी किया तो मैं कहाँ लेकर गया? सेम कॉलम में या डिफरेंट कॉलम में? सेम कॉलम में नीचे। सो सिंस आई हैवंट चेंज द कॉलम while copying and pasting it, the Excel follows us. वो ये कहता है कि जब यूजर ने कॉलम चेंज नहीं किया तो मैं भी कॉलम का रेफरेंस चेंज नहीं करूंगा। तो कॉलम ए से डिनोटेड था, ए उसे चेंज नहीं किया, लेकिन यूजर ने एक रॉ से फॉर्मूला कॉपी किया और दूसरी रॉ में पेस्ट किया। अब वो ये देखता है कि यूजर ने कितने रॉ स्विच किए हैं। सिर्फ एक, ऊपर से नीचे एक। इसलिए जो रेफरेंस था उसके रॉ में भी उसने एक ऐड कर दिया। तो A2 था, A3 कर दिया। A5 होता तो A6 कर, 1 ऐड कर दिया उसने। बट B7 रिमेन्स सेम। उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये डॉलर का साइन क्या कर देता है? उसको एब्सोल्यूट कर देता है, फिक्स कर देता, फ्रीज कर देता है। और नहीं लगाने से वो रिलेटिव रहता है, वो चेंज नहीं होता। सो 0.826, 0.751। अब ये आ गया एक एक डॉलर की प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें निकालनी है इनकी। तो जब एक का पता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब क्या आ जाएगी, उसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। 15,000 इंटू 0.909। एंड सारी वैल्यूज को हमने एक दूसरे से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। और हमें ये क्या बता रहा है कि अगर आपको एक साल के बाद $15,000 मिल रहे हैं और आपको 10% रिटर्न चाहिए तो आपको आज इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इतनी करनी चाहिए फॉर 20,000 और इतनी करनी चाहिए फॉर 23,500। And in that way you will be getting 10% return from this project overall. अब इन सबको क्या कर दे? So when you add all these three, this will tell you the total investment that you should have made to get 10% return. ये आपके आ गया 47,821 and we call it present value of cash in three. That is how much we should be investing today. This will then be compared with the initial investment if it's there. Say for example, initial investment है, assume कर लेते हैं, और that is 42,000. So the required investment is 42,000, whereas we are willing to invest 47,821 to get our required return. तो अगर 47,821 इन्वेस्ट करके मुझे कितना मिल सकता है? कितना मिल सकता है? 10%। तो 42,000 पे मुझे कितना मिलेगा? 10%। उससे ज्यादा या उससे कम? अगर इस प्रोजेक्ट में मैं 47,821 की इन्वेस्टमेंट करूं तो आई बी गेटिंग 10%। और अगर इसी प्रोजेक्ट में इन्हीं कैश फ्लोज के साथ मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट की वजह से कम करनी पड़ रही है तो विल आई बी गेटिंग 10%, मोर देन 10% और लेस देन 10%? If with 47,821 investment I am going to get 10% return, है ना? और अगर मुझे इतनी नहीं करनी पड़ रही बल्कि इससे ज्यादा करनी पड़ रही है, मतलब देखो ना, मुझे मुझे करनी कितनी पड़ रही है? 42,000 करनी पड़ रही है, जबकि इतनी करने पे मैं 10% कमा लूंगा। इतनी करने पे मैं कितना कमाऊंगा? मोर देन 10%, लेस देन 10%? मोर देन 10%। क्यों? क्योंकि मुझे इनफ्लोस तो उतने ही मिलने हैं ना। और फॉर दीज इनफ्लोस ये इन्वेस्टमेंट आपको 10% देगी। और कम करोगे तो जेब से पैसे कम जाएंगे, आएंगे उतने ही, जेब में आएंगे उतने ही हर साल, बट जाएंगे कम। तो ऑब्वियसली जब ज्यादा पे 10% मिल रहा था तो इन्वेस्टमेंट कम करने पे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनेगा। क्यों? मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है। जो ऊपर सरप्लस मिलता है वो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जाएगा
आंसर उतना बड़ा आता रहेगा. सो माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द लेस आई इन्वेस्ट द हायर विल बी द रिटर्न. ठीक है, लेकिन उसमें अजम्पशन क्या है कि जो कैश फ्लोज आपको मिल रहे हैं 15,000, 20,000 और 23,500 वो अपनी जगह पे है, वो नहीं चेंज हो रहा. वो तो अगले ने बता दिया आपको इतने मिलेंगे. ये तो हमने अपने लिए कैलकुलेशन की थी कि अगर हमें 10% चाहिए तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो तो सामने वाले को पता भी नहीं है. किसी किसान का रिक्वायर्ड रिटर्न सामने वाले को क्यों पता होगा? ना बताने की जरूरत है. उसने बता दिया कि भाई द कॉम्बिनेशन इज दैट यू विल बी गेटिंग दीस थ्री टाइप ऑफ कैश फ्लोस एंड दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, दैट्स इट. ये बीच की कैलकुलेशन तो हमने अपने लिए की है, उसको बताने के लिए नहीं की है, क्योंकि हमारा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है यार इन्वेस्टमेंट से. हमने देखा कि वो कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे ही हमने देखा यार वो तो उससे भी कम मांग रहा है. इट्स जस्ट लाइक यू गो टू अ शॉप ऑफ मोबाइल, अगला आपको फीचर्स बताना शुरू करे. जैसे यहाँ कैश इनफ्लोज है, मोबाइल में फीचर्स होंगे, और आपको फीचर्स बताना शुरू करे, आपके जहन में उस मोबाइल की एक वैल्यू बनती रहती है. जब सारे फीचर्स बता देगा, सारी एक वैल्यू बन जाएगी दिमाग में. आपको कहे यार ये इतने तक का ठीक है. आप उससे पूछोगे भाई आप कितना चाह रहे हो, और जो आपने जहन में वैल्यू सोची होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है. अब वो आपको बताता है, फिर आप कंपेयर करते हो दोनों को. अब अगर आपने सोचा है ज्यादा, जो कि यहाँ पर है 47,821, और वो आपसे मांग रहा है 42,000 कम, तो यू विल एक्सेप्ट बिकॉज यू विल बी गेटिंग मोर देन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. सही है. सो ये कम. अब इसका डिफरेंस जो है वो आएगा 5,821 एंड दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. सर शायद आप क्लास के बाद आके मिल लीजिए। ये सब है। जी आप कुछ कह रहे थे. जी. तो अब this is what the concept is. As I told you, now the concept, now nothing is going to change except for the pattern of the cash flows. हमें हर दफा कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और हमारे जहन के अंदर ये फिक्स हो जाना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट्स. मैं अक्सर किसी से सवाल पूछूं ना प्रेजेंट वैल्यू का, कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एक मिसकंसेप्शन क्या है कि आज की वैल्यू, लिटिल लिटिल मीनिंग में जाते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट आज वैल्यू, आज की वैल्यू. और बोलो कैसे निकलती है, बोले इन्फ्लेशन अगर इतनी हो तो कल के पैसों की आज की वैल्यू. नहीं, इसमें हमने इन्फ्लेशन रेट कहाँ यूज किया है ना. ये जैसे ये चेयर है मेरे सामने, अगर ये मुझे लगता है आज से 1 साल बाद 5,000 की है, तो आज कितने की है? तो 5,000 वाली कुर्सी, यानी कल को खरीदने के लिए 5,000 चाहिए, आज खरीदने के लिए कितने चाहिए? तो अगर आज कुर्सी 4,500 की है, 4,500 की है, तो 5,000 जो 1 साल बाद होंगे वो आज कितने हैं? 4,500. ये जो 500 है ये इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, कि 4,500 वाली चीज कल 5,000 की होगी, तो कल के 5,000 आज के 4,500 के बराबर है, क्योंकि कल जितना 5,000 में खरीद सकते हो उतना आज आप 4,500. तो यहां तक तो ये कॉन्सेप्ट सही है कि आज की वैल्यू, बिकॉज यू हैव यूज्ड इन्फ्लेशन एज अ फैक्टर. But here you're not using inflation as a factor. Here you're using a return that you're expecting. Inflation might be 2% here, but you're expecting 10%. सही है. तो प्रेजेंट वैल्यू लिटरली लिटरल वर्डिंग में नहीं लेना है इसको. आपने इसको इस तरह लेना है कि यार एक बंदा जो 10% रिटर्न कमाना चाहता है, और उसको एक प्रोजेक्ट से एक अमाउंट मिल रही है फ्यूचर में, तो प्रेजेंट वैल्यू ये बता रही है कि उस रिटर्न को अर्न करने के लिए
इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आज, ये आपको पता चल गया, फिर कंपैरिजन कर सकोगे। अच्छा, अब अगर अमाउंट हर साल सेम हो जाए तो क्या कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी? सेम हो जाए, हाँ एंड तो होगा ना। नहीं 15,000 15,000 15,000 हो जाए, नहीं, And- क्या मेरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी? जी। क्यों होगी? अभी देख लो, मैं यहाँ पर 15,000 कर देता हूँ, क्या चेंज किया मैंने? तो मैं तो कुछ नहीं चेंज कर रहा, मैं सिर्फ कैश फ्लो चेंज कर रहा हूँ 15,000। कैलकुलेशन कहाँ? तारीखें की अलग अलग होगी ना। वो देखो, नहीं एक साथ थोड़ी होगी। कर दी ना मैंने, ये देखो 15 15 15 कर दी। मैंने कोई और चेंज किया? क्या मेरी कैलकुलेशन अब जो मैंने की है, क्या वैल्यू जो आ रही है गलत है, सही है? मैंने 15 15 15 कर दिया कैश फ्लो, तो क्या मैंने गलत किया? फॉर्मूले में पहले ही पुट है ना। हाँ, तो मैंने कोई फॉर्मूला का मतलब पहले से अगर पुट है तो चेंज नहीं किया, तो तरीकेकार नहीं चेंज हुआ ना, ये चेंज हो गया? नहीं हुआ। सिर्फ कैश फ्लो के कॉलम को मैंने 15 15 15 कर दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं। नहीं। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं किया। तरीकेकार चेंज नहीं हुआ। और होगा भी क्यों? फॉर्मूला क्यों चेंज हो जाएगा भाई किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए? सिर्फ कैश फ्लो चेंज होना है, जहां 15 और मुख्तलिफ मुख्तलिफ कैश फ्लो यूज कर सिर्फ कैश फ्लो यूज कर लो हर साल। सो नथिंग हैज चेंज्ड एंड नथिंग हैज टू चेंज। बट व्हेन वी हैव अ कॉमन कैश फ्लो, तो हम सेम तरीके से कैलकुलेट करने के साथ साथ डिफरेंट तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते। तरीका मुख्तलिफ नहीं हो जाएगा, बल्कि एक मुख्तलिफ तरीका भी ऐड हो जाए। तो ये चीज क्लियर रखें कि यू कैन स्टिल सॉल्व यूजिंग द सेम मेथड। आप सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इवन अगर हर साल अमाउंट क्या हो, सेम। बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी माइट सॉल्व इट सम अदर वे एज वेल, इन सम अदर वे एज वेल। अब वो बता रहा हूं, लेकिन पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि तरीका नहीं भी बदलोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इधर पहुंचना है 37,303 तक, कैसे पहुंचेंगे ये देखना है। मुझे ये बताओ, मैंने 15,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा 15,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरी बार 15,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई किया, फिर राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज आई हैं, फिर इन सारे वैल्यूज को क्या किया, ऐड किया, तो 37,303 आया। क्या तीन अलग अलग वैल्यूज को मैंने एक सिंगल वैल्यू से बार बार मल्टीप्लाई किया? हाँ, तीन अलग अलग वैल्यूज को, तीन अलग अलग वैल्यूज को मैंने एक जैसी वैल्यू से बार बार मल्टीप्लाई किया है। मैंने बहुत सलीस उर्दू में बोला था, आपने सिर्फ सोचा नहीं। तो एक ही सिंगल वैल्यू को तीन मुख्तलिफ वैल्यू से बार बार मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं कॉमन ले लूं, किसको? 15,000 को, और बजाय वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, मैं सारी वैल्यूज को पहले ऐड कर लूं और एक ही दफा 15,000 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। तो क्या कोई डिफरेंट आंसर आएगा? नहीं। आई कैन पिक अ कॉमन फिगर, क्योंकि तीनों जगह क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 15,000। तो भाई इन सबको एक साथ ऐड कर दो और एक साथ 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, रादर देन बारी बारी। तो पहले क्या करूं, इन सबको ऐड कर लूं। कितना आया? 2.487। और मैं 15,000 को बारी बारी जो मल्टीप्लाई किया था वो एक दफा इससे मल्टीप्लाई कर दूं, so it won't give you a different figure. Why would it? You did the same here as well. सेम आंसर आया नहीं? आया? हाँ, क्यों नहीं आएगा? यहां भी तो यही किया, 15,000 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 15,000 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कर दिया। तो मैंने तीनों को पहले प्लस कर दिया और एक साथ 15,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये काम मैं कब कर सकता हूं? जब सेम फिगर होगी, कॉमन फिगर होगी तो कर सकते हैं। कॉमन फिगर ना हो हर साल अमाउंट, तो यू कांट पिक अप अ कॉमन फिगर, एंड इफ यू कांट पिक अप कॉमन फिगर यू कांट डू दिस वे, you'll have to multiply it separately। मजबूरी।
First of all, when you're getting the same amount every year, what is it called? Annuity. It is called annuity. So annuity किसे कहते हैं? Annuity is constant cash flow every year or period, whatever it is. अगर आपको कांस्टेंट कैश फ्लो मिलता है हर साल, दैट इज कॉल्ड एन्युटी. And whatever we are about to do could only be done when it is annuity. So these were called discount factors. What were these called? So remember जी. आपने बोला कांस्टेंट अमाउंट पे एन्युटी लगता है, तो इधर आपने डिस्काउंट फैक्टर लगाया. मैंने कहा भी लगता है. अच्छा. आप वो तरीका भी लगा सकते हो. ठीक है, आंसर वही आ रहा है ना, 37303 37030. इधर देखो, ये वाला फैक्टर मैंने यहाँ लगाया, तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? 37303. वहां अलग अलग लगाया तो भी क्या है? सेम आया. तो इट मीन्स दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है. बट हमें क्या सूट करेगा, हमें वो देखना है. आंसर तो दोनों जगह क्या है? सेम है. आपके घर दो रास्ते जाते हैं, दोनों रास्ते जाते हैं, आप कौन सा चूज करेंगे? कोई भी चूज करेंगे, गलत तो नहीं होगा, या होगा? नहीं. जब दोनों रास्ते आपके घर को जाएंगे तो आप चूज करोगे कि आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा है. सही है ना? लेकिन अगर दो रास्ते जाते हैं, एक घर को जाता है, एक नहीं जाता, लेकिन कन्वीनियंट वो है जो घर नहीं जाता, आप उसमें चल पड़े. अगले ने बोला भाई यहां कहाँ जा रहे हो? बोला मैं घर जा रहा हूं. बोला ये रास्ता तो घर नहीं जाता. हाँ, लेकिन मजा आ रहा है. तो जब दोनों रास्ते मंजिल को जा रहे हैं, फिर आप चूज करोगे कि कौन सा रास्ता ज्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए. राइट. सो अगर हर साल अमाउंट क्या हो, सेम हो, तो दोनों रास्ते जा रहे हैं, आप कोई सा भी चूज कर लो जो आपको कन्वीनियंट लगे. बट अगर हर साल अमाउंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो कॉमन तो हो नहीं सकता. तो ये वाला तरीका घर नहीं जाएगा. आसान होगा बट घर नहीं जा रहा होगा. तो फिर आप अलग अलग ही कैलकुलेट करना पड़ता है, वहां मजबूरी है. ठीक है. मतलब एन्युटी अप्लाई करने के लिए जरूरी कैश फ्लो सेम होता है. मैं अभी आपको मैंने इसीलिए तो बताया कि यार ये एक साथ क्यों मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, क्योंकि सेम अमाउंट ही बार बार मल्टीप्लाई हो रही है. तो इसलिए आप 15,000 कॉमन ले सकते हो. जब 15,000 नहीं होगा कॉमन, तो कौन सी वाली फिगर उठाओगे मल्टीप्लाई करने के लिए? वैसे भी देखो, 15, 20, 25. हाँ, अब कॉमन उठा के मल्टीप्लाई क्या करोगे? चलो ऐड तो कर लोगे तीनों को. डिस्काउंट फैक्टर्स तो तीनों क्या कर दोगे? ऐड. मल्टीप्लाई कैसे करोगे? हर साल तो अमाउंट डिफरेंट, तो वैसे ही भी फंस जाओगे. जब अमाउंट हर साल क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो आप सोचना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करूं. जब ये सवाल आ रहा है जहन में, तो इसका मतलब नहीं करो. ठीक है. सो अब ये है डिस्काउंट फैक्टर्स का सम. ये क्या है? डिस्काउंट फैक्टर्स का सम. तो सर इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह दो डिस्काउंट फैक्टर्स का सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर. और सर इंग्लिश में एक सम करने को एक कम्युलेटिव भी कहते हैं, कम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर. सर कोई और नाम अच्छा लग रहा हो तो? एनवीटी फैक्टर, क्योंकि ये अप्लाई कब होता है? जब एनवीटी होती है. ये फैक्टर किसी काम का नहीं है अगर सेम कैश फ्लो ना हो. अगर आपको हर साल अमाउंट क्या मिल रही हो, डिफरेंट मिल, तो इसको ऐड करने से कुछ मिलेगा नहीं. ऐड करके तभी फायदा होगा जब सेम अमाउंट होगी. इसलिए इस फैक्टर को स्पेशली एन्युटी फैक्टर भी कहा जा सकता. सो ये तीनों उसके नाम है, सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर या एन्युटी फैक्टर. लेकिन अभी तक ये शॉर्टकट नहीं है. ये इसलिए शॉर्टकट नहीं है अभी कि सर आपने पहले तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया? ऐड. अभी आपने क्या किया? पहले तीनों को ऐड किया, फिर. तो हाउ इज इट अ शॉर्टकट? सिर्फ स्टेप्स आगे पीछे करने से शॉर्टकट कैसे बन गया, है ना? सो पहले मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, आप ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो यू आर डूइंग बोथ थिंग्स अगेन. सो हाउ इज इट अ शॉर्टकट? शॉर्टकट ये तब है जब आप एनवीटी फैक्टर डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करें. सो फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करो तो वो क्या बन जाता है? शॉर्टकट बन जाता है. अदरवाइज
अगर इस तरह सॉल्व कर रहे हो तो फिर ये शॉर्टकट नहीं है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? एनवीटी फैक्टर का फॉर्मूला है 1 - 1 + r - n होल डिवाइडेड बाय r। ठीक है। वन प्लस ब्रैकेट्स पहले माइनस है, वो स्क्रीन के ऊपर लाइन लगी हुई है। ठीक है, माइनस है, हाँ। वो ऑनलाइन वालों को माइनस ही दिख रहा है। आप लोग के पास असल में दो स्क्रीन आ रही है, मेरे लैप कंप्यूटर की और एक ये पर्दा है। ये ठीक। सो 1 - 1 + r⁻n/r। सो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम ये फैक्टर दोबारा निकाल सकते हैं, 2.487। 1 - 1 + 10% raised to the power -1 divided by. So when you are applying it in Excel, make sure that you are applying the brackets correctly. Otherwise, जिसको बाद में करना होगा उसको वो पहले करके आंसर चेंज कर दे। ठीक है। सो 1 - 1 + r⁻n and then bracket और फिर डिवाइड बाय 10%। पावर, ओके, मैंने एक साल का निकाल लिया। -3, 2.487 राउंड ऑफ करके 7 ही आएगा, वो भी 6 ही था, राउंड ऑफ किया हुआ। 2.487। अब ये शॉर्टकट इसलिए है कि इवन इफ इट्स अ 10 years प्रोजेक्ट, इट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। पावर -3 की जगह -10 लिख देंगे तो आपको 10 साल का सम मिल जाएगा डिस्काउंट फैक्टर्स का, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय। दूसरा, इसको कैलकुलेट करने का एक्सेल में एक और तरीका है। हर साल एन्युटी फैक्टर बेसिकली डिस्काउंट फैक्टर्स का सम है, और डिस्काउंट फैक्टर्स जो है वो $1 के प्रेजेंट वैल्यू है ना। तो 3 साल का, 3 साल के डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है 3 साल तक $1 मिल रहा है। और जब इन तीनों सालों के प्रेजेंट वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो एन्युटी फैक्टर बन जाएगा। तो अगर आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो और ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपल एनपीवी का फॉर्मूला लगा लो। क्या लगा लो? एनपीवी का फॉर्मूला। एनपीवी का फॉर्मूला लगाओगे और रेट बताओगे, कॉमा, और ईयर 1 से एंड तक जो तीनों $1 है उनको सेलेक्ट कर लो। तो ये क्या करेगा? पहले तीनों $1 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, जो कि क्या कहलाएगा? डिस्काउंट फैक्टर। और फिर इन सबको ऐड भी करके दे देगा, तो एनपी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 2.487। So if you forget that formula in your exam, you can still do it using this. So write 1 - 1 - 1 और एनपीवी का फॉर्मूला लगा, आपके पास तमाम $1 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, उसका सम भी आ जाएगा। समझ में आया? अब मुझे बताएं, मैं एग्जैक्टली सेम टाइप का जिस क्वेश्चन दूं
विद चेंज फिगर्स, या थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दूं? फिर ठीक है, तो लिखे फिर सब सवाल लिखिए। A project is expected. A project is expected. A project is expected to generate a project is expected to generate cash inflows. A project is expected to generate cash inflows of $12,000 per year. $12,000 per year for 3 years. $12,000 per year for 3 years. Starting from year 2, या स्टार्टिंग इन 2 years टाइम, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन 2 years भी सही है, बट उसमें टाइमिंग का मसला होगा, तो स्टार्टिंग इन 2 years टाइम, full stop. If required rate of return, if required rate of return is 8%, how much should be invested today? मैं एनपीवी नहीं निकलवा रहा हूं, क्योंकि अगर एनपीवी निकलवाऊंगा तो एक और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर दे भी दूंगा तो आपको माइनस ही करना है। सो असल कैलकुलेशन ये है। सवाल समझ में आया? ठीक है, अब आपके पास क्या दोनों तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए? हाँ, है ना, क्योंकि अमाउंट सेम है। सही है। तो अब आपने करना है उस तरीके से जो शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट वाला याद नहीं आ रहा, फिर आप अलग अलग कर लो। तो ये दोनों चीजें इसलिए याद रहनी चाहिए। कभी इंसान है वो पैटर्न को पिक नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी ये एक नॉर्मल एनविटी नहीं है। नॉर्मल एनविटी कब से शुरू होती है? 1 से। जो आप एनविटी फैक्टर उठाते हो ना, वो 1 से लेकर आगे तक के फैक्टर्स को ऐड करता है। इसमें 1 पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। पहला कैश फ्लो कब मिल रहा है? दूसरे साल के एंड में। नहीं, पहले साल कुछ नहीं मिल रहा, दूसरे साल वाला मिल रहा है। सो जो पैटर्न है वो ब्रेक हो रहा है शुरू में, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो अब आप एनविटी फैक्टर से करना चाहो तो भी करो, अलग अलग करना चाहो तो भी, बट मेक श्योर कि एनविटी फैक्टर से जब आप सॉल्व करो तो इस बात को ध्यान में रखो कि फर्स्ट पे कुछ नहीं मिल रहा। कि आप एनविटी फैक्टर से सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, आप अलग अलग कैलकुलेट करना चाहो तो भी। लेकिन एनविटी फैक्टर में एक बात ध्यान में याद रखिए कि एनविटी फैक्टर सम करता है डिस्काउंट फैक्टर्स का स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1। यानी उसमें हमेशा आपको ईयर 1 से लेकर ऑनवर्ड्स का सम मिलेगा। वो डबल है। भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सर अगर एनुटी फैक्टर वाले से करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2 है, सही है, तो ऊपर तो फिर -2 लिख लेंगे ना, क्योंकि एक साल तो नहीं मिल रहा ना ईयर 1 वाला, तो उसको नहीं गिरेंगे तो 2 साल होगा ना फिर।
मेरे सवाल का जुमला पढ़ लो, सुनो। वन होगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, जो हमने पुराना तरीका सीखा था पहले उससे कर लेते हैं। आई होप यू वोंट माइंड अगर मैं उस तरीके से करूँगा। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, तो मैं उस तरीके से भी कर सकता हूँ, बट उसमें क्या होगा, वन पे कुछ नहीं होगा ना, या होगा? बताएं। वन पे कुछ होगा? नहीं तो जीरो। टू पे होगा? यस। थ्री पे भी होगा? फोर पे होगा? फोर पे होगा? नहीं होगा? बताएं। वन पे नहीं है, टू पे है, और थ्री पे है, और फोर पे होगा? नहीं। ये आपके अपने पैसे होते ना, तो फिर आप नहीं बोलते इतनी जोर से। मिलने होते ना, तो आप बोलते नहीं सर मिलेंगे। ये जुमला पढ़ो पूरा। फॉर 3 years, यानी जब भी मिलेंगे 3 साल। 3 साल तक मिलेंगे। तो जो स्टार्टिंग लिखा हुआ है वो डिफाइन नहीं कर रहा कि कब तक मिलेगा, वो तो सिर्फ बता रहा है स्टार्ट कब से हो। लेकिन जुमला पूरा यह है कि जब भी मिलना शुरू होगा 3 साल के लिए। सो फॉर 3 years मिलेंगे आपको। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 3 साल तक पैसे दूंगा, बट पहले साल नहीं दूंगा। तो 3 साल तक दूंगा, इसका मतलब क्या, हर साल दूंगा, और 3 साल तक दूंगा। स्टार्ट एक से नहीं करूंगा, स्टार्ट टू से करूंगा। सही। सो फोर भी आएगा एंड 12,000 आएगा। ये क्यों आने वाला नहीं होगी? ये मैंने ये डिलीट कर दी। 8% था। ओके, सो एक और आ जाएगा ना, 0.735। ठीक। अब इन तीनों को क्या करूं, ऐड कर दूं। 28,630, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। सो एनी आंसर अदर देन दिस इज रॉन्ग। अब आपको अपनी गलती पिक करनी है कि आपकी गलती क्या थी। व्हाट मिस्टेक डिड यू मेक? ये वाला एनुअल फैक्टर हो सकता है। जी हो सकता है, अभी इसलिए मैंने इसको इस तरह करवाया कि ये इस तरह तो हो ही सकता है। ठीक है, तो जब आप एनविटी फैक्टर को नहीं अप्लाई कर पा रहे हो सही से, तो इसको कर लेंगे। ये पैटर्न तो हर वक्त चलेगा। अब एनविटी फैक्टर की बात करते हैं। एनविटी फैक्टर में जब आप एनविटी फैक्टर निकालोगे ना, तो पहला सवाल आएगा वन पुट, वो पावर क्या पुट करें, है ना? सो आप थ्री पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? थ्री पुट करने से क्या गलती होगी? थ्री का मतलब फॉर्मूले में वन से थ्री है, वन से थ्री, यानी 1 year का डिस्काउंट फैक्टर भी आ जाएगा उसमें, टू का भी आ जाएगा, थ्री का भी आ जाएगा। फोर पुट करेंगे तो वन भी आ जाएगा, और फोर तक सब ऐड हो जाएंगे, वो भी सही नहीं है। क्या सही है? नहीं, क्योंकि फोर पुट करने का मतलब है वन भी ऐड हो जाएगा, है ना? तो वन तो नहीं है, और थ्री पुट करेंगे तो फोर स्किप हो जाएगा, उसकी जगह वन आ जाएगा, वो भी गलत है। तो ना फोर कर सकते हैं ना थ्री कर सकते हैं। फिर क्या करें? फिर ये करें कि फोर कर लें पहले, तो उसमें क्या आ जाएंगे, चार। उसमें वन भी जहन में होगा कि ऐड है, हमें नहीं चाहिए, तो हम वन वाला माइनस कर देंगे, तो आखिरी तीन बच जाएंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है। सो यूजिंग 4 years एनविटी फैक्टर, ठीक है, कर लेते हैं। वन प्लस माइनस ये 8% आ जाएगा, पावर फोर आ जाएगी,
नीचे भी 8% हो जाएगा. So this will give us annuity factor of 4 years. So annuity factor 4 years. अब अगर हमें 4 साल तक मिल रहा होता और 1 से स्टार्ट हो रहा था फिर तो ये सही था. ऐसा है नहीं, मिल तो 4 साल के एंड तक रहा है लेकिन 1 नहीं मिल रहा. तो 1 इसमें से क्या करेंगे, माइनस. तो उसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, है ना. सो दैट आई डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील. हमें एक फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम गलती जितना क्या कहते हैं, रिस्क गलतियों का जितना कम से कम कर सकते हो उतना करें. कॉपी कर लें, कॉपी करके इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके 4 की जगह 1 लिख दें. सही है ना. तो 1 साल का दे देगा कितना, 0.926. ये 4 वाला में से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें कि जो 1 वाला उसमें शामिल है वो हटा दें. हटा दिया, कितना बचा, 2.386. एंड दिस इज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इनटू व्हाट, 12,000. कितना आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है. Yes. So we can use NVT factor in this case as well, but we have to make sure that we do some adjustments. डिस्काउंट फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाया है, सेम आंसर है. डिस्काउंट फैक्टर वाला इस पे लगाया होगा ना. हाँ इस पे डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला इसलिए वर्क करेगा क्योंकि ये भी 1 साल का है और डिस्काउंट फैक्टर भी 1 साल का होता है. लेकिन जब 2 पुट करोगे ना तो दोनों में फर्क आएगा क्योंकि इधर 2 का मतलब होगा 1 साल और 2 साल दोनों का सम. उधर डिस्काउंट फैक्टर के फॉर्मूले में 2 लिखने का मतलब है सिर्फ दूसरा साल. तो 1 तक तो दोनों सेम ही होंगे, 2 के बाद से चेंज आएगा क्योंकि 2 के बाद से एन्युटी फैक्टर में 1 भी ऐड हो जाता है, जबकि डिस्काउंट फैक्टर में कभी भी ऐड नहीं होता. वो अलग अलग की कैलकुलेशन है. अच्छा, अब इससे एक चीज और भी है कि भाई आपको इंग्लिश का जुमला समझना बहुत जरूरी है. वर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर, अदरवाइज यू विल एंड अप विद रॉन्ग आंसर. कोई सवाल ये कहता हो कि यू विल बी गेटिंग 5,000 फॉर 5 years, इट मीन्स 5 पेमेंट्स मिलेंगी, 5 साल तक मिलेगा. अब स्टार्ट कब से हो रहा है, दैट्स अनदर क्वेश्चन, वो आप देख लो अलग से. बट समटाइम्स सवाल डिफरेंट वर्डिंग के साथ बात करता है. हाँ, नॉर्मल अजम्पशन इज ऑलवेज दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप जब पैसा लगाओगे वो इस्तेमाल होगा तो ही पैसा मिलेगा. तो पहला प्रॉफिट नॉर्मली 1 साल बाद मिलता है, फिर दूसरा किसी को घर रेंट पे दोगे तो 1 1 साल का मिलेगा. हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें शुरू में कुछ नहीं मिले तो वो पर बताएगा, वो एक्सेप्शनल केस. अच्छा, चलिए थोड़ा सा डिले ज्यादा कर देते हैं. अभी 1 से स्टार्ट हुआ था, फिर 3 से स्टार्ट करके देखते हैं. ठीक है, करें. लिखें, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ. A 6 years project, a 6 years project is expected. A 6 years project is expected to generate. 6 years project is expected to generate $15,000 per year. A 6 years project is expected to generate 16 कितना $15,000 per year starting in 3 years time. Starting in 3 years time. Starting in 3 years time. Full stop. If required rate of return, if required rate of return is 11%, if required rate of return is 11% and required investment is $36,000 and required investment is $36,000, what is the net present value?
What is the net present value? ठीक ठीक, कैलकुलेट कर। पिछले सवाल की वर्डिंग में और इस सवाल की वर्डिंग में कोई फर्क है? वर्डिंग में फर्क नहीं है? नहीं, वो भी बड़ा फर्क नहीं है, उसमें सिर्फ डिजिट का फर्क है। देखिए, इसमें और पिछले में थोड़ा सा फर्क है। वहां मैंने आपको कहा था कि जो भी मिलेगा फॉर 3 इयर्स मिलेगा, है? यहाँ मैंने कहीं नहीं लिखा 6 इयर्स मिलेंगे, लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं था, पढ़े। पिछले क्वेश्चन में देयर वाज नथिंग मेंशन अबाउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये लिखा हुआ था कि आपको कितना मिलेगा?
कैश फ्लो कितना था? 12,000 15,000 था ना? पिछले साल पिछले साल 12,000 12, 12 तो मैं पिछले की बात कर रहा हूँ। 12,000 आपको मिल रहे थे फॉर 3 years, राइट? और उसने कहा था 1 पे कुछ नहीं मिलेगा, तो टोटल कितने बन गए थे? 4। पेमेंट थी 3, तो उसमें जो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट थी वो कितने साल थी? 4 साल। कैश फ्लोज कितने साल तक मिल रहे थे? 3। दैट्स द डिफरेंस। इसमें लाइफ दे दी है कितने साल, इसका मतलब 6 साल के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो किस बात के पैसे मिलेंगे भाई? लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दे दी है 6, विच मीन्स द लास्ट कैश फ्लो विल बी रिसीव्ड इन 6 years टाइम, लॉक्ड। अब मिल कब से रहा है? 3 से। तो 3, 4, 5, 6, दैट्स इट। समझ में आई बात? अब आप ये नहीं करोगे कि आप 1, 2 में कुछ नहीं लिखा और फिर उसके बाद 6 पेमेंट्स लिख दी, तो ये कहानी कहां तक चली जाएगी? 8 तक नहीं। द स्टोरी should not be going till 8 years because the life of the project is 6 years. अब आप क्या करोगे? पहले तो 6 साल का एन्युटी फैक्टर निकाल लोगे। पहले 6 साल का एन्युटी फैक्टर निकाल लोगे। 1 - 1 प्लस रेट कितना है? रेस टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 11%। ये तो आप कर लोगे। ठीक, कितना आ जाएगा? 4.1। दिस इज द एन्युटी फैक्टर फॉर 6 years, which means it is the sum of discount factors from year 1 to year 6. ग्रुप में सब ऐड है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं क्लास के बाद आए तो लिंक देना ठीक है। अब 1 भी इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और 2 भी ऐड हो जाएगा। मुझे 1 और 2 वाला यानी 2 years का फैक्टर क्या करना है? माइनस। ये रहा 1.713। ऊपर वाले में से इसको क्या करते हैं? पहले माइनस कर। अब जो आपके पास फैक्टर आया है ये बेसिकली 3, 4, 5 एंड 6 के डिस्काउंट फैक्टर्स का सम है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कैश फ्लो से। कैश फ्लो कितना है? इस दिस मल्टीप्लाई बाय 15,000, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो 36 से माइनस कर देंगे। इसमें से 36 माइनस कर दो। ठीक है, दिस माइनस 36,000, 1770 1770। तो अब ये बात याद रखिए, फॉर 6 years और प्रोजेक्ट लाइफ 6 years में फर्क है। अगर मैंने ये लिखा होता ना कि $12,000 पर ईयर फॉर 6 year या $15,000 पर ईयर फॉर 6 years, तो कहानी डिफरेंट होती। मैंने ये नहीं लिखा कि आपको 6 साल तक मिलते रहेंगे, नहीं। मैंने आपको लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट बता दी कि यार 6 साल का प्रोजेक्ट है, आखिरी पेमेंट आपको छठे साल के एंड पे मिलेगी। दैट्स इट, प्रोजेक्ट खत्म। अब आप ये देख लो कि कितना नहीं मिल रहा, वो हटा दो इसमें से। सो लास्ट ईयर 6 थी तो 6 years का एनुटी फैक्टर ही यूज हो सकता है, इससे ज्यादा का फैक्टर यूज नहीं है। तो अब एग्जाम में भी आपने ये वर्डिंग नोट करनी है, एंड यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन फॉर 6 years और अ प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 6 years में फर्क है। चलो, एक 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ठीक, 10 मिनट के बाद हम मजीद पैटर्न्स को डिस्कस करें। हाँ।
नो, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एडवांस एनविटी। यस, पहली उसमें शर्त तो वही होगी। पहले पे 0 पे मिल रहा हाँ, है। 0 पे। और है कितना साल का प्रोजेक्ट? 4 साल का। सो टोटल पेमेंट्स तो 4 ही मिलेंगी, जिसमें से एक 0 पे मिलेगी जी। 0, 1, 2, 3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम पहले 3 का कैलकुलेट कर लें। पहले एनविटी फैक्टर निकाल लें 3 इयर्स का। 3 इयर्स का निकालेंगे तो 1 से लेकर 3 इसमें कवर हो जाएगा। तो पहले वो कर लेते हैं। 1 - 1 + 9% रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 9%। ये जो पावर 3 लगाने से क्या हुआ होगा, 1 से लेकर 3 इयर्स का जो फैक्टर्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे। 2.3। अब 1 से लेकर 3 तो कवर हो गया, और एक एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है कब? 0 पे। 0 पे जो अमाउंट मिलती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम होती है। सेम का मतलब 1 टाइम। तो 0 पे जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो 1 होता है। क्यों? 1 का मतलब 1 टाइम, 1 × 1। तो $1 की प्रेजेंट वैल्यू $1 तो 0 पे मिलेगी। सो 1 वो भी ऐड हो जाएगा। तो वो 1 क्या कर देंगे हम इसमें, ऐड कर देंगे। सो अब टोटल जो फैक्टर आएगा, एनविटी फैक्टर, वो आएगा 3.531, जिसमें से ये कवर कर रहा है 1 से 3 को, और ये कवर कर रहा है 0 वाले को। और अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू व्हाट, 8,000, एंड इट्स 28250। इट्स ओके, ये राउंड ऑफ नहीं हुआ होगा, पूरी पूरी फिगर्स एक्सेल ने उठाएंगे, आपने राउंड ऑफ किया होगा। सो 28250 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक कंपनी का शेयर खरीदना है आपको। और शेयर जो है वो है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है पैसा कब वापस मिलेगा? फिक्स टाइम के बाद कभी भी नहीं मिलता है, रिडीमेबल नहीं है। इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक। सो कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिडीम। सो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आप उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है।
पार वैल्यू 50 सेंट्स है इस शेयर की, और इस पर डिविडेंड मिलेगा आपको 10%, और हमेशा डिविडेंड की जो परसेंटेज होती है वो किसकी बेस पे होती है? पार वैल्यू की बेस पे होती है। तो वो व्हाट डज दैट मीन कि आपको एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा? Right. 50 सेंट्स है ना, तो 10% ऑफ 50 सेंट्स कितना होता है? 5 सेंट्स। अगर डॉलर के सेंट्स में, साथ सेंट्स में, मैंने जान के सेंट्स में लिखा था। सो 10% ऑफ 50 सेंट्स इज इक्वल टू 5 सेंट्स। सो इस एक शेयर पे यू आर गोइंग टू गेट 5 सेंट्स फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। आप कितना परसेंट कमाना चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट पे? 8%। तो ये जो शेयर है जिसपे हर साल आपको 5 सेंट्स मिलते रहेंगे फॉर एवर, इसके लिए आप कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे, यानी इस शेयर को आप आज कितने में खरीदना चाहोगे? कैलकुलेट करें। At what price will you be willing to buy this share if your required rate of return is 8%? आप चाहते हो आप अपना पैसा हमेशा वहां लगाओ जहां आपको 8% ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। तो what will be the price for you for this share? सेंट्स में ही बताना है। At what price will you be willing to buy this share? 5 सेंट्स तो आपको हर साल मिल रहे हैं। इसका तो F9 से ताल्लुक भी नहीं है जो मैंने सवाल आपसे पूछा। कोई भी आम इन्वेस्टर भी होगा जिसने F9 जिंदगी में पढ़ा भी नहीं होगा, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। जिस शख्स को पता हो कि उसने 8% कमाना है इन्वेस्टमेंट का, उसको ये पता चले कि कंपनी का शेयर है जो हर साल आपको 5 सेंट्स पे करेगा फॉर एवर, तो उसको नहीं पता होना चाहिए कि उसको इस शेयर को कितने में खरीदना चाहिए ताकि उसको इसका जो रिटर्न बने वो 8% बन। 50 पे तो कितना मिल रहा है? 10%, 50 पे कितना सेंट्स मिल रहा है? 10, 5, 5 सेंट्स। ऐसे जो कि कितना परसेंट बनता है? 10, तो 10% थोड़ी कमाना चाह रहा है वो तो। 8% वाला क्या? 8% के हिसाब से वो देखेगा ना कि कितना होना चाहिए। 62.5। 4 सेंट्स? कौन पागल 4 सेंट्स में बेचेगा ये? मुझे बताओ। जो सेंट हर साल, 46, जो डॉलर हर साल कितने दे रहा है? 5 सेंट। वो कौन 4 सेंट में बेचेगा? 46, जिससे हर साल 5 सेंट्स मिलता हो उसको कौन 5 से कम पे बेचेगा? 46, 46। 46 का 8% कितना बनता है? अब अगर इसको 46 में खरीदोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 8% मिलना चाहिए? तो 8%, 3.68, तो आपको जो 3.68 मिल रहा है, इससे ज्यादा मिल रहा है। तो फिर तो आप तो 8% कमाना चाहते हो ना। 46 का 8% तो 5 नहीं बनता। अच्छा, कितने का 8%? तो फिर वो तो 50 से ऊपर जाएगा। 54, हाँ, कैसे? 54। हम्म देखो हम क्या चाहते हैं, हम हमें ये नहीं पता कि हमें इसको कितने में खरीदना चाहिए, तो समझो एक्स है वो। क्या है वो? एक्स, जितने में हम इसको खरीदना चाहते हैं। बट हम ये चाहते हैं हम इसको जितने में भी खरीदें जब उसका कितना परसेंट लें? 8% लें, तो वो कितना बन रहा हो? 62.5। ये बताएं, हम कितने में खरीदें? एक्स है। हम चाहते हैं हम जितने में भी खरीदें जब हम उसका कितना परसेंट लें? 8%, तो वही बनता हो जो शेयर से मिल रहा है। शेयर से कितना मिल रहा है? 5 सेंट्स। तो हम ये देखना चाहते हैं 5 किसका 8% है। हम क्या देखना चाह रहे हैं? 5 किसका 8% है, किस वैल्यू का 8% लेंगे तो 5 आएगा, वो वैल्यू निकालनी है। तो अब 8 को क्या करूं, यहां पर लाके
डिवाइड कर दूं, सो x विल बी 5 डिवाइडेड बाय 8%, यानी 0.08। 8% का मतलब क्या होता है? 0.08। तो इसको डायरेक्ट 0.08 से डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि किस वैल्यू का 8% लेंगे तो 5 आएगा। किसका? 62.5 सेंट्स। यानी अब थोड़ी देर के लिए सोचो, आप ये शेयर कितने में खरीदो? 62.5 का, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको इसका कितना परसेंट मिलेगा? 8%। तो जब आप 62.5 का 8% लेंगे तो वो कितना बनेगा? 5 सेंट्स। तो क्या इस शेयर से 5 सेंट्स मिल रहे हैं? यस। सो इट मीन्स यू विल बी गेटिंग 8% इफ यू बाय इट फॉर 62.5। अब अगर आप 62.5 से किसी भी डिफरेंट वैल्यू पे खरीदोगे तो 8% नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि मिल तो 5 ही रहा है। तो 5 को किससे डिवाइड करूं तो 62.5 आता है? सॉरी, 8% आता है 62.5 से। सो अगर मैं 5 को 62.5 से डिवाइड करूंगा तो ही मेरे पास 8% आएगा, वरना मैं किसी भी और डिफरेंट वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो 8% नहीं आएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 62.5 पर ही 8% बनता है, अदरवाइज कुछ और बनेगा। तो द मैक्सिमम दैट यू विल बी विलिंग टू पे फॉर दिस शेयर इज 62.5। अभी उस पर आया नहीं, क्योंकि जब नाम ले लो ना तो रट्टे लगाते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी शेयर पे आपको हमेशा के लिए 5 सेंट्स मिलने हो और आपको ये फैसला करना हो वो शेयर कितने में खरीदना है, पहले ये देख लो तुम्हें कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, और उतने परसेंट से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने में खरीदना चाहिए। अब हर साल कितनी अमाउंट मिल रही है? दोबारा आओ, हर साल एक शेयर पे 5 सेंट्स, और जो अमाउंट हर साल मिलती है सेम, उसको क्या कहते हैं? एनवीटी। आपको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? वो आपका आर हो गया। और जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं या नहीं कहते? जिस तरह आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मैक्सिमम, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। कब से ये पढ़ा रहा हूं ना, तो ये क्या बन जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। बट ये प्रेजेंट वैल्यू किसके लिए आ निकाल रहे हैं? एक ऐसी अमाउंट जो कब के लिए मिलेगी, कब तक मिलेगी? लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि सर्टेन अमाउंट तक, नंबर ऑफ ईयर्स तक मिल रही थी, तो वो एनवीटी हमने कैलकुलेट कर लिया था। जब हमेशा के लिए कोई चीज मिलती है उसको कहते हैं परपेचुटी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या है? परपेचुटी है। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय आर। हम आर से इसको इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि ये अमाउंट किसका परसेंट है, ग्रॉसअप कर रहे हैं कि if 5 cents is 8%, then what is 100%? If 5 is 8%, then what is 100%? 100% कितना है? 62.5। तो 62.5 का 8% 5 है। लेकिन इसमें शर्त क्या है? स्टार्टिंग इन 1 ईयर टाइम। नॉर्मल परपेचुटी है 1 ईयर टाइम। हमने अभी डिस्कस किया था कि जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 ईयर है। ये फर्स्ट ईयर है। स्टार्टिंग इन 1 ईयर्स टाइम। अब फिर रट्टे नहीं लगाने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज बेसिकली हाउ मच यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट मैक्सिमम टू अर्न योर रिटर्न। आप मैक्सिमम क्या इन्वेस्ट करना चाहते हो अपना रिटर्न कमाने के लिए, उसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। अरे ये वाली जो आपने लिखी है स्टार्टिंग इन 1 ईयर टाइम, इसका क्या मतलब हुआ यानी मतलब? पहला 5 सेंट आपको कब मिलेगा? अरे मतलब वो पहले साल मतलब से कब भाई आज अगर आप शेयर खरीदोगे हम्म, तो उस पर पहला डिविडेंड कब मिलेगा? अगले साल तो अगले साल नॉर्मल, डिविडेंड नहीं मिलता। वो तो अलग है ना। अब हम तो पहले नॉर्मल पैटर्न तो सीखे, मिलना तो चाहिए ना। तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो कर ले, फिर नहीं मिलेगा वही डिलेड वाला करेंगे। 2 साल तक नहीं मिल रहा, 3 साल तक नहीं मिल रहा, तो फिर हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल नॉर्मल वाला हमने निकाल लिया कि इफ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1, दिस इज हाउ यू शुड फाइंड। हाँ, ड्यू वही फर्स्ट एडवांस वाला ना, ड्यू नाउ वाला तो करेंगे, पहले सब करेंगे। पहले देखो, असल चीज क्या है? बेस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बेस कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर एडजस्टमेंट्स आसान हो जाती है। बेस ही कमजोर हो तो फिर उस पर इफ एंड बट्स डालोगे ना, वजन डालोगे, कोलैप्स कर जाओगे। पहले ये अच्छी तरह फॉर्मूला समझो। इसको
रट्टा लगा के करोगे, फिर थोड़ा सा एग्जामिनर घुमाएगा, आप घूम जाओगे, है ना। तो पहले आपको ये पता हो यार ये हमने किया क्यों। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये पता है हर साल मिल कितना रहा है, 5। हम चाहते हैं ये 5 जो है ये हमारी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट हो, 8%। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस वैल्यू का ये 8% है। भाई 5 सेंट्स जो है किसी ना किसी वैल्यू का तो 8% होगा ना, किसी ना किसी वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो 8% आंसर आएगा। वो कौन सी वैल्यू होगी, तो हमने इसको 8 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, 100। और ये देखने के लिए कि अगर ये 8% है तो ये 100% होगा तो कितना होगा, 62.5। और वैसे भी देखो, बात सुनो प्लीज, परसेंटेज का एक असूल समझो, 5 शुड बी आर 8%, इजंट इट। तो अगर मैं इसको कैसे डिवाइड कर दूं, 8 से, तो 1% कितने के बराबर वो आ जाएगा। अगर 5 कितने परसेंट है, 8, तो 8 पे डिवाइड कर दो, तो हर 1% कितने के बराबर है वो आ जाएगा, आ गया। और अब आपको कितने परसेंट पे लेके जाना है, 100 पे, तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1% से उठकर ये 100 पे चला जाएगा, 62.5। सो 62.5 आ गया सेंट्स। तो हमें पता चल गया यार ये शेयर मैक्सिमम 62.5 पे परचेज करना चाहिए अगर आप 8% रिटर्न कमाना चाहते हो। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ये है कि आपको जो अमाउंट हर साल मिल रही है उसको आर से क्या कर दो, अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, ये आपको वो वैल्यू दे देगा जिसका ये 8%। जल्दी। अब इसमें अजम्पशन क्या है कि पहली पेमेंट कब मिलेगी, 1 पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे, फिर छठे पे, चलता रहेगा। ठीक। अब अगर नहीं मिल रहा पहले पे, इसमें आपने बोला प्रोजेक्ट की लाइफ 4 ईयर है और एक अभी नहीं है, तो हम पावर छोड़ देंगे। पावर और तो एक अभी मिल रही है, 0 पे मिल रही, कितनी पेमेंट बची, प्रोजेक्ट की लाइफ तो 4 साल, प्रोजेक्ट की लाइफ कितने साल है। 4 साल। किसी को घर 4 साल की किराए पे दोगे तो कितने किराए मिलेंगे आपको, अगर सालाना किराया मिलता है तो। तो आप ये बोले एक अभी मिलेगी, मतलब जो साल के एंड पे मिलती है वो शुरू में मिल जाएगी इसमें। ये सिंपल सिंपल है ना, 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 दफा पेमेंट मिल सकती है मैक्सिमम, है ना। या तो शुरू शुरू में मिलेंगी या आखिर में मिलेंगी। अगर एंड में मिल रही है तो पहली वाली पहले साल के एंड पे, दूसरी वाली दूसरे साल के एंड पे, तीसरी वाली तीसरे साल के एंड पे, और चौथी वाली चौथे साल के एंड पे। और अगर शुरू में मिल रही है तो पहली वाली 1 के शुरू पे यानी 0 पे, फिर 1, फिर 2, 3। जो 3 पे मिल रही है वो एक्चुअली 3 की नहीं है, वो 4 की है जो कि शुरू में मिल रही है। तो 3 का शुरू, सॉरी 4 का शुरू बेसिकली 3 का एंड। अच्छा, अब इसमें भी तो ये हो सकता है कि भाई पहली पेमेंट 0 पे मिलना शुरू हो जाए, वो तो आसान है। ये किसको कवर कर रहा है, 1 से ऑनवर्ड्स, ऐसे ही 1 से लेके ऑनवर्ड्स को तो ये कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कहता है पहली पेमेंट आज मिल रही है, तो बताओ वैल्यू क्या है, तो आज वाली पेमेंट इसमें ऐड कर दो एज इट इज, सिंपल। आपने ये तो निकाल लिया ना, कितनी आ रही है 62.5। अगर पहला 5 सेंट आज भी मिल रहा है तो 1 से जितना मिल रहा था वो तो इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो शुरू वाला 5 मिल नहीं मिल शामिल, तो वो उसको क्या कर दो, एज इट इज ऐड कर दो। क्योंकि शुरू में जो 0 पे आपको 5 मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 5 ही रहेगी ना, या नहीं होगी। 0 वाली की वैल्यू तो सेम रहती है, तो 5 इसमें ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 67.5। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर तरीका यह है, इधर देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इधर प्लीज, परपेचुटी। कौन सी वाली परपेचुटी, एडवांस वाली परपेचुटी, यानी जिसमें हर साल एक 0 पे मिलती है पेमेंट। ये इसका फॉर्मूला क्या है, एनवीटी लिखो डिवाइड बाय आर कर दो। ये तो पहले भी किया था, ये तो करो। वंस यू नो इट इज परपेचुटी तो ये वाला स्टेप तो हर दफा करना ही करना है, कुछ भी हो, ठीक। लेकिन अगर एडवांस है तो इसको एक दफा 1 प्लस आर से फिर मल्टीप्लाई कर दो, बस। अगर नॉर्मल है तो मत मल्टीप्लाई करो, बट इफ यू सी इफ इट्स एन एडवांस परपेचुटी, multiply it by 1 plus r, it will give you the same answer as 67.5।
कैसे देख लेते हैं। आंसर क्या आया था पहले, 62.5 आया था, और इसको 1 + r, कितना परसेंट है, 8% है। 1 + 8% से इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई, क्योंकि एनविटी डिवाइड बाय आर तो ये आया था। तो जरा इसको 1 + 8% से मल्टीप्लाई करें, 67.5 आ गया आंसर। तो चाहे जीरो पे जो अमाउंट मिल रही है वो एज इट इज ऐड कर दो, या 1 + r से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। जो जीरो पे पेमेंट मिल रही है बड़ी, फॉर्मूला 1 से ऑनवर्ड्स को एडजस्ट करता है, बस हमें जीरो वाला डालना है। तो जीरो पे जो अमाउंट मिल रही है वो या तो ऐड कर दो या 1 + r से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा 67 में। अब मैं 1 + r की लॉजिक भी बताता हूं, उससे आपको डिलेड वाली लॉजिक समझ में आ जाए। जी, अगर एरियर है यानी 1-1 साल के बाद मिल रहा है तो फिर एनविटी डिवाइड बाय आर। बट अगर 1 साल पहले मिलना शुरू हो रहा है, एडवांस से मिलना शुरू हो रहा है, तो 1 + r से मल्टीप्लाई करना। इधर देखिए कॉन्सेप्ट बताता हूँ प्लीज। हमारा जो नॉर्मल कैश फ्लो पैटर्न है वो क्या है, कब से स्टार्ट होता है, ईयर 1 से स्टार्ट वन होता से, है नॉर्मल। 1, 2, 3, 4 समझो, ठीक। 1, 2, 3, 4, और इससे पहले क्या आता है, जीरो। तो पेमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, सही है। 1 से स्टार्ट हो रही है, और लेट्स से 5 सेंट्स है। फिर यहां पर भी क्या होगी, 5, फिर यहां पर भी क्या होगी, 5, एंड सो ऑन सो फोर्थ, चलती रहेगी। तो जो एनविटी डिवाइड बाय आर है वो आपको इस 5 से स्टार्ट होके एंड तक जितना भी मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देगा। और किस पॉइंट की निकाल के देगा, जीरो की। यानी वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 1 की तो नहीं होगी ना, वो किसकी होगी, वो जीरो की होगी। प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो किस पॉइंट की होगी, जीरो पे की होगी। लेकिन कौन से कैश फ्लोज की होगी, 1 से लेकर आगे तक की ये वाली। यानी फॉर्मूला हमेशा सुने, फॉर्मूला आपको हमेशा उस साल से 1 साल पहले की वैल्यू देता है जब से पेमेंट स्टार्ट होती है। यानी अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो प्रेजेंट वैल्यू कब की देगा, जीरो की, 1 साल पहले की देगा। क्योंकि उसके लिए नॉर्मल पैटर्न तभी बनेगा जब जीरो की वैल्यू देगा और देगा 1 से ऑनवर्ड्स की। तो जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे नॉर्मल वाला, तो वो 1 साल पहले की वैल्यू देगा। सो अगर आपका पहला कैश तो 1 पे मिल रहा है तो ये जीरो पे दे रहा होगा, ठीक। तो जैसे ही आप एनवीटी डिवाइड बाय आर अप्लाई करोगे तो आपके पास जीरो पॉइंट पे वैल्यू आ जाएगी, बट वो कवर करेगी 1 से लेकर ऑनवर्ड्स तक, ठीक। और अगर आपकी पहली पेमेंट 1 पे नहीं मिल रही, कब मिल रही है, 2 पे। पहली पेमेंट कब पे मिल रही है, 2 पे। तो 2 से 1 साल पहले कौन सा साल आता है, 1। तो अब आप अगर अब आप फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करोगे एनवीटी डिवाइड बाय आर, तो वो प्रेजेंट वैल्यू तो देगा, बट किस पॉइंट पे देगा, 1 पे खड़े होकर देगा, जीरो की नहीं देगा। क्योंकि आपको मिलना कब से शुरू हो रहा है, 2 से। 2 से 1 साल पहले कौन सा साल है, 1, तो 1 की वैल्यू देगा। इसलिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जीरो पे लाने के लिए, जो लास्ट एग्जांपल्स में भी हमने की थी, ठीक है, जीरो पे लाने के लिए। ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारी जो ऊपर वाली एडवांस वाली सिचुएशन है वो थोड़ी और अजीब सी है। उसमें 1 पे नहीं मिल रहा, 2 पे नहीं मिल रहा। पहली पेमेंट कब मिल रही है, जीरो पे। पहली पेमेंट कब मिल रही है, जीरो पे। और ये है 1, फिर 2, फिर 3। पहली कब मिल रही है, जीरो पे। अब अगर हम एनवीटी डिवाइड बाय आर करेंगे तो जीरो से भी पहले की वैल्यू देगा, यानी एक तरह से -1। यानी अगर ये 2025 है तो ये 2024। तो आप खड़े हो 2025 पे, लेकिन एनवीटी डिवाइड बाय आर जब आपने किया तो वैल्यू कहां की आई, 2024। यानी अगर ये इन्वेस्टमेंट आप कब करते, 1 साल पहले करते, तो आपके लिए ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती, क्योंकि उसके 1 साल बाद पेमेंट मिलना शुरू हो रही। तो हमें तो 2024 की वैल्यू नहीं निकालनी होती, हमें तो कब की निकालनी है, करंट वैल्यू। करंट है 2025, तो वैल्यू चली गई 1 साल पीछे, 1 साल पीछे। और पीछे चली जाए और आगे लानी हो तो कंपाउंडिंग करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। पीछे लाना हो तो डिस्काउंटिंग करते हैं, आगे ले जाना हो तो। अब तो हम चले गए 2024 पे, लाना है 2025 पे, तो 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। और 1 साल बढ़ाने के लिए पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1
प्लस आर रेस टू द पावर प्लस 1 से इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम उसको अब डिस्काउंटिंग करने की बजाय कंपाउंडिंग करके एक साल आगे लेके चले जाए। चूंकि +1 है इसलिए वो लिख नहीं रहे, फायदा नहीं है लिखने का, एक ही बात है। तो हम सिंपली 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम उसको एक साल पीछे से आगे ले आए और 0 पे ले आए। दैट इज द रीजन, दैट इज द लॉजिक व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट अगेन बाय 1 प्लस आर, क्योंकि डिस्काउंटिंग की वजह से हम एक साल पीछे चले गए, तो एक साल वापस एडजस्ट करने के लिए उसको हम 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जो भी एनविटी का परपेचुटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, उसको नहीं पता कि आपकी पेमेंट कब से स्टार्ट हो रही है और क्या हो रही है। वो हमेशा ये अज्यूम करता है कि जिस पॉइंट की वैल्यू वो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, पेमेंट उससे एक साल बाद नहीं, पेमेंट उससे एक साल बाद मिलना शुरू हो रही है। वो ये असम्पशन पे कैलकुलेशन करता है। अब अगर हमारी पहली पेमेंट ही 2025 पे मिल रही है और हम भी 2025 पे खड़े हैं, तो इसका मतलब वो एक साल पीछे जाके वैल्यू कैलकुलेट करके देगा 2024 की, और हमें इसको एक साल आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, सो एडवांस के लिए इस 1 प्लस आर का लॉजिक कभी भी कोई आपसे पूछे कि व्हाई आर वी मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 प्लस आर, मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यू में बैठे हो, वो पूछते हैं, इंटरव्यूअर्स पूछते हैं भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपका अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, लेटेस्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा आपने कहा F9। उसने कहा अच्छा जरा ये बताओ जो एडवांस का फॉर्मूला होता है उसमें हम 1 प्लस आर से क्यों मल्टीप्लाई करते, 1 प्लस आर से क्यों मल्टीप्लाई करते। तो आपने कहा कि सर ने करवाया था इसलिए करते। हाँ, और सर ने करवाया था इसलिए करते हैं, हमने ज्यादा सोचा नहीं। तो आपके पास रीजन होनी चाहिए यार, आप कोई काम कर रहे हो, कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो, बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट यू डोंट नो कि कर क्यों रहे हो, हाक उसको अप्लाई करोगे किसी सिचुएशन में फिर कभी जिंदगी में। सो 1 प्लस आर से इसलिए हम करते हैं, आप लॉजिक देना कि सर 1 प्लस आर से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि जब एडवांस में पेमेंट मिलती है यानी 0 से स्टार्ट होती है, तो कोई भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमेशा जिस पॉइंट से पेमेंट मिलना शुरू होती है उससे एक साल पहले की वैल्यू निकाल के देता है, क्योंकि उसकी असम्पशन ये होती है कि पेमेंट जिस पॉइंट की प्रेजेंट वैल्यू उससे एक साल बाद मिलती है, तो इसलिए पहले की दे दी उसने। अब वो हम डिस्काउंटिंग कर गए और डिस्काउंटिंग करके हम एक साल पीछे चले गए। अब हमें एक साल कंपाउंडिंग करने के लिए उसको दोबारा 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम 0 पे आके देखें कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 0 पे कर रहे होंगे। हम थोड़ी ना अब एक साल पहले तो गुजर चुके हैं, अब वहां थोड़ी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पास में जाके थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हमें तो इन्वेस्टमेंट आज के दिन, तो अब वो ये कहता है अच्छा 0 पे मिला तो आपने 1 प्लस आर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अगर 1 से मिलता तो आप क्या करते, नहीं मल्टीप्लाई करते, कुछ भी नहीं करते, एनवीडी डिवाइड बाय आर करते। ये तो अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया, 1 से स्टार्ट होगा कुछ नहीं करना, 0 से स्टार्ट होगा 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना। उसने कहा यार अगर 3 साल के बाद से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग हो सकता है, फिर स्टार्टिंग आप भी उसको वो आप उसको बोलोगे जॉब पे रखो, बोलो हो ही नहीं सकता। आपने जब इतनी सख्ती से कह दिया नहीं हो सकता, अगले अभी अगले का जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ था, फिर आपके जुमले से पहले भी वो कहेगा कि नहीं हो सकता भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सुनो 0 1 2 3 4 सो ऑन चलता रहेगा। तो वो कह रहे हैं यहां का तो आपने बता दिया कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक दफा 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय एनवीटी डिवाइड बाय आर करने की। कह रहे हैं अच्छा यहां से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करें, पावर +1 नहीं माइनस के साथ अब लगाओगे, क्योंकि अब आपको कंपाउंडिंग नहीं करनी है, डिस्काउंटिंग करनी है। क्यों करनी है बताता हूं, अगर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू कब की दे रहा होगा, 1 की, और हमें चाहिए 0 की, यानी और पीछे की चाहिए। अब हम डिस्काउंटिंग करेंगे कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग करेंगे, और कितने साल की कर रहे हैं, 2 कैसे, 2 से स्टार्ट हो रहा था, 1 की तो फॉर्मूले ने दे दी, 2 से स्टार्ट हो रहा था, फॉर्मूले ने कब की दे दी, 1 की। अब 1 से हमें कहां लाना है, 0 पे, तो कितने साल की होगी, 1 साल की। तो अभी भी आप मल्टीप्लाई 1 प्लस आर से करोगे, बट अब पावर +1 नहीं होगी, -1 होगी, यानी मल्टीप्लाई फिर करेंगे 1 प्लस आर से, लेकिन विथ माइनस पावर, क्योंकि अब हम एक साल और पीछे इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, चले एक और अब आपसे सवाल करता हूं, अगर 0 पे भी नहीं मिल रही पहली पेमेंट, 1 पे भी नहीं मिल रही, 2 पे भी नहीं मिल रही, 3 पे भी नहीं मिल रही, और पहली पेमेंट कब से स्टार्ट हो रही है, 4 से, दिस इज द फर्स्ट पेमेंट दैट यू आर रिसीविंग, फर्स्ट पेमेंट, सही है। तो फॉर्मूला लगाने से आपको वैल्यू कहां की मिलेगी, 3 की, यहां की मिल गई। आपको कहां की चाहिए, 0 की, कितने साल पीछे, 3 साल, तो पावर क्या लगेगी,
So इसका मतलब अगर वो लिखता है स्टार्टिंग इन 4 years टाइम, तो पावर 4 नहीं होगी, -3 होगी, क्योंकि 4 से जब स्टार्ट हो रहा है तो 3 की तो फॉर्मूला देगा, बाकी 3 की हमने करनी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 years मीन्स 3 पावर लगानी है, तो 1 + r लिखोगे, -3 करोगे, और 1 + r पावर रेस टू द पावर -n बेसिकली डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला है। तो आप बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? डिस्काउंट फैक्टर से, बट कितने साल के? 3 साल के। क्योंकि मिल कब से रहा है? 4 से। 4 से मिलने के लिए रीजन 3 क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो तो फॉर्मूला किसकी दे रहा है? 3 की। तो वो एडजस्टमेंट तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो 3 के से 0 पे करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 years, 4 ईयर का फैक्टर नहीं लगाना, 3 तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, 3 साल के लिए करना पड़ेगा। इसी तरह अगर 6 से स्टार्ट हो रहा है तो पावर क्या होगी? 5 -5। सही है। एडवांस में चूंकि 1 साल से ज्यादा की कहानी हो नहीं सकती, जो आपने हो सकता नहीं है कहा था ना, वो आपने बेसिकली उसके लिए कहा था, अप्लाई यहां कर दिया। एडवांस 1 साल ही पहले हो सकता है, क्योंकि आपको 1 से जो मिलना है वो जितनी ज्यादा से ज्यादा जल्दी कब मिल सकता है? 0 पे। पास में जाके तो नहीं मिलने लगा। तो 1 की बजाय ज्यादा से ज्यादा पीछे कितना आ सकता है? 0 पे आ सकता है, इसलिए वहां पर पावर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिले तो कितने साल भी हो सकता है, 1 ईयर के बाद भी स्टार्ट हो सकता है, 2 ईयर के बाद भी स्टार्ट हो सकता है, 3 ईयर के भी स्टार्ट, फ्यूचर में तो कितने साल भी आगे जा सकते हैं। इसलिए वहां पावर का कॉन्सेप्ट है कि -3 है, -2 है, -1 है, क्या है, क्योंकि डिले देखना पड़ेगा कितना है। तो अब आपको सिंपल देखो, याद रखो, अब कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब याद रखने के लिए क्या है? जब 4 ईयर से स्टार्ट हो रहा होगा तो आप -3 लिखो, जब 3 ईयर से स्टार्ट होगा -2 लिखो। अब 3 सिचुएशंस अब आपको पता चल गई, एक नॉर्मल, एक एडवांस और एक डिले। तीनों के फॉर्मूला अब मैं लिख रहा हूं। पहले लिखता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और फॉर्मूला आप बताओगे अब। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, ये है ऑर्डिनरी वाली, यानी नॉर्मल। वेरी गुड, सिंपल, नो नीड टू एडजस्ट एनीथिंग। ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी एडवांस। वेरी गुड, +1 लिख देते हैं, थोड़ा सा अपनी अपनी आसानी की याद रखने के लिए कि 1 है, हम लिख नहीं रहे, क्योंकि 1 साल की कंपाउंडिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी लेकिन डिलेड, मल्टीप्लाई बाय 1 + r -n, बट n जो होगा बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि कितने साल के बाद से मिलना शुरू हो रहा है। अगर 4 साल के बाद से मिलना शुरू हो रहा है, -3 यूज करेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली डिस्काउंट फैक्टर है बेसिकली। सो इफ यू नो डिस्काउंट फैक्टर, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। तो सर ये इसका मतलब हम एनवीटी वाले केस में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एनवीटी वाले में भी तो डिले आता था ना, तो ये 1 + r⁻n हम वहां भी कर सकते हैं। हमने वहां डिफरेंट अप्रोच से यूज किया था, 5 साल वाले में से 1 साल माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें ये वाली अप्रोच यूज हो सकती है, बट अभी फिलहाल उसी को रहने दो, ताकि वो पक्का हो जाए, फिर हम देखेंगे कि एनवीटी में कैसे यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ इसको परपेचुटी में यूज करें। ठीक है। तो अब जरा मुझे एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दें। परपेचुटी है, ठीक है, और $7,500 पर ईयर मिलेंगे परपेचुटी में, इन परपेचुटी, स्टार्टिंग इन 4 years टाइम, R इज 10%। आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है।
5 6 3 4 9 क्या करूं? छुट्टी दे दूं? तुम्हें सबकी छुट्टी से क्या मसला है? तुम छुट्टी ले लो। अल्लाह बस वो आप क्लास रमजान में सुबह सुबह क्या है? है सुबह तुम्हारी कितने बजे शुरू होती है? उस दिन वाली टाइमिंग सही थी थर्सडे वाली उस दिन क्या थी? 2 बजे, 2:30 बजे थी। मैंने खुद भी इग्नोर किया इसको। ये सारा मसला जो है साइकोलॉजिकल है। क्योंकि आप नॉर्मली, ऐसा होता है कि आपने रात को खाना खाया होता है, सुबह क्लास होती है, आप हो सकता है कभी कभार नाश्ता भी ना करके आओ। रात का 9 बजे का खाना खाया होता है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, क्लास के लिए भी आ जाते हो, नॉर्मल फील करते हो। यहाँ सुबह सहरी की हुई होती है, अभी 3 4 घंटे पहले पानी पिया होता है, खाना खाया हुआ होता है, लेकिन 9 बजे 10 बजे ऐसा लग रहा था जैसे रोजा है। सिर्फ साइकोलॉजिकल, जहन में आ गया कि यार रोजा है। हाँ। तो तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल था। चिल करो, तो आप समझो है ही नहीं। तो इसको गलत साबित करो कि कोई मसला नहीं है जहनी। अभी दोबारा आपने ब्रेक कहा, तो इसका मतलब अब इसकी बात को ब्रेक का मैंने बोला ही नहीं है छुट्टी छुट्टी का की इसी बात, ने बोला है छुट्टी कैसे नहीं बोला, तो फिर इसका मसला है जहनी। अब तुमने प्रूफ करना कि तुम्हारा नहीं है। पर टाइम तो बोला हाँ। उस दिन वाली टाइम अच्छी थी वो ये आज क्या दिन है? सैटरडे। सिर्फ सैटरडे वाले दिन हमारी क्लास सुबह होगी, बाकी क्लासेस हमारी इतनी बजे। मैं हालांकि उसके अगेंस्ट हूँ। जब आपकी क्लास दिन के बीच में होती है ना, तो आपका पूरा दिन खराब हो गया। हाँ, आपका पूरा दिन खराब हो गया। उससे पहले भी आप तैयारी में लगे होंगे क्लास की, नहीं पढ़ सकते सुकून से, उसके बाद आप थके हुए होंगे, ट्रैवल करके गए होंगे, तो फिर जाता है। सुबह क्लास हो जाती है तो एक तरफ हो जाती है क्लास, फिर पूरा दिन आपके पास फ्री है, थोड़ा देर आराम भी करना है तो कर लो, फिर पढ़ सकते हो। कौन सी वाली? जो बाकी वाली, वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शेड्यूल बना हुआ होता है, सारे पेपर्स के को देखकर बनाया गया होता है ना, तो वो सारे पेपर्स फिर रेलते हैं, रूम वगैरह वो सब रजिस्टर। आज तो खैर रमजान में चाहिए बस, दिस इज आवर लास्ट क्लास। दिस इज आवर लास्ट क्लास ऑफ रमजान। उसके बाद आपने वो लेक्चर जो मैंने दिए वो देखना है ईद तक, फिर ईद के बाद हम रिज्यूम करेंगे। कौन सा एक क्यों? ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया है और कोड शेयर किया आप वो तो लोगों से। कर लिया है सब लेकिन उसमें कितना देख रहे हैं वो मैं बताऊंगा ना, ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा आप लोगों को। असल में आप लोग जो है ना, वो ग्रुप पे भी मरे हुए पड़े हुए होते हो, तो कोई कोई रिस्पॉन्स वहाँ नहीं आता। सारे इस दफा माशाल्लाह हैं। सर ईद के बाद इंशाल्लाह ऐसा लगा होगा ना तो आपको क्या उसके साथ कनेक्शन है? ये कनेक्शन समझ में नहीं आया मुझे। है कनेक्शन? सो आंसर क्या है? सो इट इज 7,500 फर्स्ट। पहला देखें, परपेचुटी आ गया ना एक दफा, तो चाहे एनविटी हो, सॉरी चाहे डिलेड हो, एडवांस हो या नॉर्मल हो, पहला स्टेप तो सेम है। यानी आपको 7,000, हाँ ये तो करना ही है, 7,500 डिवाइड बाई 10%। बट उसके बाद आपको अब देखना है कि नॉर्मल है तो दैट्स आंसर, डिलीट एडवांस है तो 1 + r से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिलेड है तो 1 + r इज टू पावर माइनस माइनस n से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या है हमारा? ये लेड है 10 1 + 10% रेस माइनस टू द पावर -3, 5 6 3 4 8, 5 6 3 4 9।
यार दिन ज़ाया हो जाएंगे बहुत। अभी अगर मैं, अब जो आप कह रहे हो कि मैं क्लासेस कंटिन्यू करूँ, रेजर लेक्चर सही ये है। लोग ऑफ कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं वैसे टीएस मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से ऑफ कर रहे हैं, ऑनलाइन होंगे। और मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, और ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देने हैं मैंने, दो दो हाँ। उसमें लेक्चर्स वह पड़े हुए हैं। आप ग्रुप में नहीं हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ज्वाइन किया है ना? तो आप काम कर लीजिएगा, आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं उस पर दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, दोबारा कोड शेयर कर दूंगा, क्लास ज्वाइन करें। उस पर मैं क्विज भी लगा दूंगा, ठीक है? जो लेक्चर्स आपने देखे होंगे उससे मुतालिक क्विज भी लगा दूंगा, वो क्विज भी दे दीजिएगा, ठीक है? और that's it। स्टडी हब पढ़ ले, नहीं अभी स्टडी हब को नहीं देखना है, अभी इट्स टू अर्ली टू टच स्टडी हब, क्योंकि वो उसमें फिर आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे कहाँ रुकना है। तो अभी स्टडी हब को नहीं छेड़ना, स्टडी हब मैं आपको खुद बताऊंगा कि किस पॉइंट पे आपको जाके देखना आप करते हैं। है। मेरा इरादा था ऑफ करने का, अब तुमने मुझे चैलेंज दिया है। नहीं नहीं आप तो अब चैलेंज दिया है, अब मैं और तुम दोनों बैठते हैं, स्टेमिना देखते हैं कि मेरा ज्यादा है तुम्हारा ज्यादा है। मैं रफ्तारी तक पढ़ा सकता हूँ इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम नहीं करना चैलेंज। मैं अगर वैसे भी थका हुआ हूं ना, तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, क्लास में होता हूँ, तो मैं अपनी बाकी थकन मेरी मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे मेरा मेरा स्टेमिना रीस्टोर हो जाता है जब मैं क्लास में होता हूँ। तो सर लेक्चर्स के एक्सेस का तरीका दोबारा बता दें। लेक्चर्स मैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? ओके। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ना लिंक दोबारा शेयर करूंगा, कोड शेयर करूंगा। आपने क्या करना है, लिंक पे जाके पहले अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप साइन अप करेंगे, आपके पास वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन भी हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद वहां पर आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा, जिसमें कोड होगा जो मैं शेयर करूंगा, वो कोड आप डालेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे। जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लासेस दिखेगा। क्लासेस, क्लासेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास FM J26 दिखेगा, यानी FM June 26। उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माई लर्निंग पे क्लिक करेंगे। माई लर्निंग बेसिकली वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके पास सारे लेक्चर्स आ रहे होंगे, ठीक है? इसे सहराव में डाल दो मेरे को, क्या हो गया यार। अल्लाह हाफिज। बोल